नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर उनसे विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर 15 फरवरी तक जवाब मांगा है। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर अपना जवाब 15 फरवरी तक लोकसभा अध्यक्ष के सामने पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग अडानी के मुद्दे पर टिप्पणी की थी। इसे लेकर दोनों भाजपा नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजे अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि राहुल की टिप्पणी निराधार थी और उन्होंने घृणित, असंसदीय और अपमानजनक आरोप लगाए। साथ ही बता दें कि गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों को अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया था। गौरतलब है कि बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्तब्ध थे और वह उद्योगपति गौतम अडानी का बचाव कर रहे हैं। राहुल ने तंज कसते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी न जांच कराएंगे न जवाब देंगे, बस अपने मित्र का साथ देंगे। उन्होंने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था कि अगर अडानी मित्र नहीं है तो यह कह देते कि जांच होगी, लेकिन प्रधानमंत्री स्तब्ध थे। उनसे कुछ सवाल किए थे जिसके जवाब नहीं मिले। राहुल ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है, भारत के बुनियादी ढांचे से जुड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा घपला है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों में से कुछ अंश हटाए जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सिंघवी ने रविवार को कहा कि उनके नेताओं के भाषणों के अंश हटाना और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद को निलंबित किया जाना केंद्र सरकार का खुलेआम पक्षपात है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे नेताओं के भाषण के अंश को अलोकतांत्रिक और असंसदीय तरीके से हटाना बीजेपी और सत्तारूढ़ व्यवस्था का निरंकुश और तानाशाही चेहरा संसद के दोनों सदन में पूरी तरह नजर आया। आपको बता दें कि राहुल गांधी की टिप्पणियों को लोकसभा में निकाले जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों को राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया था। इसके अलावा रजनी पाटिल को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। सिंघवी ने आगे कहा कि ये भी विडंबना है कि निकाले गए अंशों में पूछे गए प्रश्न भी शामिल हैं। बीजेपी की ओर से लोकतंत्र की हत्या का दंश देश झेल रहा है। वे सांसद को मार रहे हैं और विपक्ष के भाषणों के अंश को काट रहे हैं। बीजेपी संसद में भी डराने और धमकाने का काम कर रही है। वे नहीं चाहती कि सदन शांति से चले, इसलिए संसद में टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते काफी समय से अपने बयानों के चलते चर्चाओं में बने हुए हैं। इस बीच खबर है कि बीजेपी नेता उमा भारती द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन मिला है। दरअसल उमा भारती ने रविवार को ट्वीट कर लिखा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम को मैं पुत्रवत मानती हूँ, उनका आदर करती हूँ एवं वह हमारे क्षेत्र के गौरव है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आगे लिखा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की महिमा की अनुभूति स्वयं मुझे आज एक प्रसंग में हुई। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी के दिन अगर राज्य सरकार द्वारा शराब नीति को घोषित कर दिया गया होता तो 21 फरवरी को या तो विरोध या फिर समर्थन के लिए हमने जंबूरी मैदान भोपाल में एक रैली करने का फैसला किया था। शराब नीति में हुई देरी के कारण हमें अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों से पूछने पर मुझे पता चला कि पिछले साल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम की कथा पीछे के मैदान में हुई थी। उस दौरान कुटिया वहीं बनी थी। धीरेन्द्र शास्त्री एक तपस्वी और अलौकिक हैं। अधिक से अधिक संख्या में लोग जाकर उनके दर्शन करें, यह मैंने हमेशा कहा है और अब तो और जोर से यह बात कहूंगी। गौरतलब है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल खूब चर्चाओं में बने हुए हैं और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को और भी मजबूती देने के लिए उन्होंने 13 फरवरी यानी आज से बागेश्वर धाम गांव गढ़ा में 7 दिन का धार्मिक आयोजन करवाया है। इस दौरान गढ़ा में देश भर के तमाम संतों का जमघट लगने वाला है। वहीं इस आयोजन को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां लोग पहुंचें और हिंदू राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होगा तभी एकता आएगी। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से मची तबाही में मरने वालों की संख्या अब 33,000 पार पहुंच चुकी है। वहीं 7 दिन से लगातार तलाशी अभियान चला रहे बचाव कर्मियों ने कल रविवार को एक गर्भवती महिला और 2 बच्चों समेत कुछ जीवित बचे लोगों को इमारतों के मलबे से बाहर निकाला है। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू की खबर के अनुसार तुर्की के न्याय मंत्री बेकिर बोजदाग ने रविवार को कहा है कि 134 लोगों की उन इमारतों के निर्माण में कथित जिम्मेदारी के लिए जांच की जा रही है जो भूकंप में ढह गईं। उन्होंने कहा कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तुर्की के न्याय मंत्री ने कहा कि इमारतों के ढहने के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
अभियोजकों ने निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के बारे में सबूत के लिए इमारतों के मलबे के नमूने एकत्र करना शुरू कर दिया है। वहीं निजी समाचार एजेंसी DHA और अन्य मीडिया की खबरों के मुताबिक इस्तांबुल हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने रविवार को अदियामान के कई इमारतों की तबाही के लिए जिम्मेदार 2 ठेकेदारों को हिरासत में लिया है। खबर के अनुसार ये दोनों कथित तौर पर जॉर्जिया भाग रहे थे। दिल्ली सरकार द्वारा रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि LG के कई आरोप पूरी तरह निराधार और ओछी राजनीति से प्रेरित हैं। LG ने दिल्ली सरकार की हर एक फाइल रोक रखी है। दूसरी तरफ वह सरकार पर पूरी दिल्ली में मंदिरों को तोड़े जाने से जुड़ी फाइलों में देरी करने का आरोप लगा रहे हैं। डिप्टी CM ने कहा कि LG का यह व्यवहार उनकी प्राथमिकताओं पर संदेह पैदा करता है। LG दिल्ली में मंदिरों पर बुलडोजर चलाने के लिए इतना उत्साहित क्यों है, जबकि धार्मिक ढांचों में कोई संशोधन करने का फैसला भी जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। उन्हें गिराने की अनुमति देना तो बहुत दूर की बात है। सिसोदिया ने कहा कि क्या LG के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से ज्यादा जरूरी मंदिरों को तोड़ना है। शिक्षकों को ट्रेनिंग पर भेजने की फाइल उनके पास महीनों से लंबित पड़ी है और उनके कार्यालय के चक्कर काट रही है। उपराज्यपाल ने सरकारी स्कूलों में 244 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की मंजूरी पर रोक लगा दी है और विभाग से कहा है कि वह असेसमेंट स्टडी कराकर यह जांच करें कि स्कूलों में इन प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता है या नहीं। ये पद पिछले 5 साल से खाली पड़े थे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह एक पेनलेस मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शायद राज्य के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कभी कलम नहीं उठाई। बावनकुले ने दावा किया कि उन्होंने कभी किसी फाइल या अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए और न ही कोई टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ फडणवीस अपने पास आने वाली हर फाइल और चिट्ठी पर आदेश निर्देश देते हैं। बावनकुले ने आगे कहा कि हमने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार देखी, जिस दौरान जब विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए पत्र देते थे तो मैंने CM को कभी नहीं देखा कि वे पेन से कुछ लिख रहे हों। वे पेनलेस मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ जनता का भविष्य जिस मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, अगर उसके पास पेन ही नहीं होगा तो वो लिख नहीं पाएंगे। उनमें कुछ लिखने की ताकत ही नहीं थी, इसलिए 50 विधायक उन्हें छोड़कर चले गए। बिग बॉस 16 के विनर का ऐलान रविवार को किया जा चुका है और इस बार बिग बॉस सीजन 16 के विजेता बने हैं MC स्टैन। वहीं शिव ठाकरे इस रेस में दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बता दें कि 23 साल के MC स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है। उन्हें रैपर बनने का बचपन से ही शौक था। यही वजह है कि MC स्टैन ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही कव्वाली गाना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक कव्वाली और गाने गाए और अब उन्होंने धीरे धीरे रैप की और अपनी रुचि बढ़ाई। अब MC स्टैन न केवल शानदार रैपर हैं बल्कि म्यूजिक कंपोजर और सॉन्ग राइटर भी हैं और साथ ही बिग बॉस सीजन 16 की ट्रॉफी के विजेता। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।